जिसमें गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आपके आज की टॉपिक क्या है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसमें हम लेते हैं आप एक ये भी क्या लेंगे अनंत लंबाई का रेखीय आवेश ले लेंगे। माना ये भी अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है जिसके लंबवत दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हाँ तो बच्चों आपको करना क्या है कि अब जैसे आपने क्या ले लिया ये अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश ले लिया। अब इस पर मान लीजिए कि इस पर ये आवेश दिया हुआ है। कौन सा आवेश स्थित है? प्लस आवेश स्थित है। ये अनंत लंबाई का है। इसका मध्य बिंदु O है। इसके लंबवत r दूरी पर बिंदु P है जहां पर क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप एक बार प्रश्न फिर देखो। ये AB क्या है? अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है अर्थात अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर धन आवेश स्थित है। इसके बिंदु O के लंबवत r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए बिंदु O से समान लंबाई L पर दो बिंदु लेंगे। एक हम लेते हैं A1 ले लेंगे और L दूरी पर दूसरा बिंदु क्या ले लेंगे A2। इन दोनों अवयवों की लंबाई बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे दो अवयव लेते हैं। क्या लेते हैं? दो समान लंबाई के अवयव A1 व A2 जो मध्य बिंदु O से L दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? L। बच्चों यहां से यहां की दूरी L है और O से A2 की दूरी क्या है L है। अब बच्चों यहां से इस एलिमेंट के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी। अब बच्चों इसको क्या मान लेते हैं? इसके कारण आपका कितना है विद्युत क्षेत्र कितना है DE1 है। इस A2 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है DE2 है। अब बच्चों इसकी दिशा अब यहाँ पर क्या होगा DE1 की दिशा किधर होगी A1P की दिशा में तथा E2 की दिशा किधर होगी A2PO। अब इसकी दिशा ध्यान से आप देख लीजिए। अब चूंकि आप जानते हो कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बाहर की ओर होती है इसलिए A1 के कारण विद्युत क्षेत्र DE1 किधर होगा A1 से किधर होगा PO की तरफ। A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी A2 से P की तरफ। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया DE1 और DE2 दोनों एक अलग अलग दिशाओं में हैं इसलिए क्या करेंगे इन दोनों को दो घटकों में डिवाइड करेंगे। DE1 का
ऊर्ध्वाधर घटक DE2 का ऊर्ध्वाधर घटक होगा DE2 साइन थीटा हो जाएगा और इसका क्षैतिज घटक होगा DE2 cos थीटा। इसी तरह से बच्चों DE1 का ये दो घटकों में विभक्त होगा जिसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा DE1 साइन थीटा इस दिशा में होगा और क्षैतिज दिशा में होगा DE1 cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, जो A1 और A2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र यहाँ बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा था उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटकों में हमने डिवाइड कर दिया। जहां पर ऊर्ध्वाधर घटक E2 का ऊर्ध्वाधर घटक कितना था DE2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक कितना है DE2 cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से DE1 को दो घटकों में हमने डिवाइड किया जिसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना है DE1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक कितना है DE1 cos थीटा। चूंकि बच्चों A1 और A2 P से समान दूरी पर हैं इसलिए क्या होगा यहाँ पर, अतः इसलिए होगा D1 का परिमाण बराबर कितना होगा DE2 का परिमाण हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर आवेश की मात्रा कितनी है dq है और इससे बीच की दूरी कितनी है r है तो इसका परिमाण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq/r²। रेखीय आवेश घनत्व, यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो dq बराबर आप कितना लिख सकते हो लैम्डा इंटू dl आप रख सकते। अब यहाँ पर हमने देख लिया DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा दोनों का परिमाण बराबर होगा और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। केवल बचता है DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा दोनों क्षैतिज दिशा में हैं O से P की दिशा में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वह OP दिशा में होगा और इसी प्रकार सभी छोटे छोटे आयों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक के योग के बराबर होगा। तो ये बच्चों ये तो आपका हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको गॉस के नियम से इसको हल करेंगे। किसके नियम से हल करना है? गाउस के नियम से हल करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया गाउस पृष्ठ बताया गया, क्या बताया गया गाउस पृष्ठ। इसको हल करने गाउस के नियम से हल करने के लिए हम क्या करेंगे एल लंबाई क्या करेंगे माना एल लंबाई तथा स्मॉल आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउस पृष्ठ की संरचना करते हैं। बेलन का अक्ष क्या होगा आपका रेखीय आवेश होगा तथा बिंदु P जो होगा बेलन के पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। अब ऐसी रचना आप करते हैं। अब देख लो ये आपका एल लंबाई का रेखीय आवेश हो गया। इसको आप अक्ष मान करके स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउस पृष्ठ की आप रचना करोगे जिसके पृष्ठ पर आपका ये बिंदु P स्थित होगा जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो P पर विद्युत क्षेत्र
ज्ञात करना है। अब ये आपका क्या दिख रहा है, गाउस पृष्ठ दिख रहा है। इसके बच्चों 3 पृष्ठ होंगे, ये S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं और ये क्या हो गया S3। कितने गाउस पृष्ठ होंगे, अब यहां पर लिख देंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना लिख देंगे, अगर कुल आवेश Q है और इसकी लंबाई कितनी है L है, तो बच्चों Q बराबर या सिग्मा Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L। ठीक है, अब गाउस के नियम से कौन सा नियम लगाएंगे, गाउस के नियम से गाउस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आप लोग गाउस का नियम जानते हो, फाई बराबर समाकलन S E डॉट कितना होता है ds बराबर सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0, या यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, सिग्मा Q का मान हम कितना रख दें, लैम्डा इंटू L रख दें। तो बच्चों यहाँ पर फाई बराबर समाकलन S E डॉट ds बराबर कितना आप रख सकते हो, लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0। अब आप बेलन को देख लीजिए, यहाँ पर बेलन के कितने पृष्ठ हैं, बेलन के 3 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। पहला है ऊपरी पृष्ठ S1, दूसरा है निचला पृष्ठ S2 और तीसरा आपका क्या है, वक्र पृष्ठ S3 है। अब बच्चों समीकरण 2 को S1 और S2 और S3 के पदों में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 2 को 3 भागों में आप डिवाइड करोगे, एक S1 के लिए लिखोगे, एक S2 के लिए लिखोगे और एक किसके लिए लिखोगे, S3 के लिए। तब यहाँ पर होगा समाकलन S1 E डॉट ds प्लस समाकलन S2 E डॉट ds, तीसरा आपका है समाकलन S3 E डॉट ds बराबर कितना है, लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों इस चित्र में आ जाओ। आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो अब इसका S1 का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ds1 ds इस दिशा में होगा। और आप जानते हो कि धन के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका क्षेत्रफल सदिश ds नीचे की तरफ होगा और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। और S3 के लिए ये आपका विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों समान दिशा में होंगे। तो अब बच्चों S1 पृष्ठ के लिए E और ds के बीच का कोण कितना लेंगे, 90 डिग्री। S2 पृष्ठ के लिए E और ds के बीच का कोण कितना लेंगे, 90 डिग्री। और S3 के लिए E और ds के बीच का कोण कितना होगा, 0। अब बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये हो गया S1 E ds cos 90 डिग्री। यहाँ पर S2 के लिए लिख सकते हो, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री है, E ds cos 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 S3 E ds cos 0 डिग्री बराबर लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों आप जानते हो कि cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है।
इसलिए इसका और इसका मान शून्य हो जाएगा, शून्य प्लस S3 यहाँ पर होगा ई ds बराबर होगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये हो गया ई समाकलन S3 ds बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। तो बच्चों आप अपने क्या देखा, ये वक्र पृष्ठ, आपका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, परिधि इंटू लंबाई। तो बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, परिधि होगा 2 पाई r और इसकी लंबाई हमने कितना लिया है, l लिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होगा 2 पाई rl। ये किसके बराबर होगा, समाकलन S3 ds के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर समाकलन S3 ds के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 पाई rl रख देंगे। तो e इंटू 2 पाई rl बराबर हो गया लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। l से l कट जाएगा, e बराबर कितना आ गया, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान r। या बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान r। ये तो हो गया बच्चों अदिश रूप में। इसको अगर सदिश रूप लिखते हो, सदिश रूप में लिखोगे तो सदिश e बराबर कितना होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r इंटू एकांक सदिश r। तो बच्चों एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको कैसे हल करोगे। गाउस का नियम लेंगे, क्या लेंगे, ये गाउस का आप नियम लोगे। गाउस का ये नियम लेकर के इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ सिग्मा क्यू का मान रख दिया। अब इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, नीचे का पृष्ठ, 2 नीचे का, जैसे ये बेलन हो गया तो एक नीचे का पृष्ठ, एक ऊपर का पृष्ठ और एक क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। तो ऊपर वाले पृष्ठ को हमने कितना माना है, S1 माना है, नीचे वाला S2 माना है और वक्र पृष्ठ को कितना माना है, S3। E डॉट ds को 3 भागों में हमने ब्रेक कर दिया और S1 के लिए E और ds के बीच का कोण 90 डिग्री, E और ds S2 के लिए 90 डिग्री। तो cos 90 का मान 0, इसलिए इसका मान 0, इसका मान 0 और cos 0 का मान कितना होता है, 1, इसलिए ये हो गया E ds हो गया। अब इसको इतना लिख दिया। अब समाकलन ds का मान कितना लिखेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर। अब यहाँ लिख दिया e इंटू 2 पाई rl बराबर, l से l कट जाएगा, 2 पाई r का इधर पक्षांतर कर देंगे तो e बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान r। या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r। ये सदिश रूप हो गया। हाँ बच्चों अब यहाँ पर आप देखो, आपने क्या फार्मूला निकाला, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r। हमने देखा कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है आवेश घनत्व के समानुपाती हो गया। और दूसरा क्या हो गया, रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश से दूरी के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात बच्चों रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस पर आवेश घनत्व के क्या होगा, आवेश घनत्व बढ़ने पर, रेखीय आवेश घनत्व बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और दूरी बढ़ने पर क्या होगा, ये घटेगा। इसके बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये इस प्रकार का आएगा। और दूसरा है यदि E
और 1/r के बीच ग्राफ खींचे तो इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब बच्चों आपने देख लिया अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 2 λ/r आ गया। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब प्रति मीटर से r बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यह आपका प्रश्न हो गया। यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब प्रति मीटर से r बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बच्चों इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में आप क्या रखेंगे, 1/4πε0 के स्थान पर 9 × 10⁻⁹ रख देंगे। लैम्ब्डा बराबर कितना रखेंगे, 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब प्रति मीटर रख देंगे और r बराबर 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों इस फार्मूले में रख दोगे तो विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। तो E बराबर 9 × 10⁻9 2 लैम्ब्डा का मान 2 × 10⁻⁶ और r का मान कितना रख देंगे, 0.2। तो बच्चों ये 0.2 से 0.2 कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा इतना × 9 और ये कितना हो गया, 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। स्टैंडर्ड रूप में लिखोगे 1.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, सेकंड इससे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर रेखीय आवेश के चारों ओर गतिशील है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें लैम्ब्डा बराबर दिया है 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब प्रति मीटर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो बच्चों प्रश्न एक बार आप समझ लीजिए क्या कर रहा है। और इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर की त्रिज्या 0.1 मीटर की
त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर रेखीय आवेश के चारों ओर गतिशील है। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। हाँ देखो बच्चों, ये आपका प्रश्न है, इसमें आपका दिया है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 2 × 10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। बच्चों इतना दिया हुआ है। फर्स्ट वी आर कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहले हम रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λ/r। अब आप जानते हो कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण वृत्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर कितना होगा? E। तो इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λ/r × E। अब ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये बल आ गया। अब आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ कक्षा में घूमेगा उस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल ही उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो अभिकेंद्र बल का अधिक से अधिक मान mv²/r का मान किसके बराबर होगा? इस विद्युत बल के बराबर होगा और इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λE/r। बच्चों r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ v बराबर कितना हो जाएगा? √1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 2 λE/m हो जाएगा। अब बच्चों ये फाइनल फार्मूला हो गया और इस फार्मूले में जो आपके प्रश्न में वैल्यूज दी है उसको पुट कर देंगे। तो आप वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा का मान 2 इंटू 10⁻⁻6 ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31। 9 से 9 कैंसिल होगा। बच्चों अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हमने देखा कि 1.1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर का जो वेग होगा वो कितना होगा? 8 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड।